बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डाटा स्ट्रक्चर हमारा नया सब्जेक्ट है जी, जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं पीपीएससी की प्रेपरेशन के हवाले से। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ना पीपीएससी के प्रोस्पेक्टिव में आपने डाटा स्ट्रक्चर को थोड़ा और तरीके से पढ़ना है। असल में हम में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, लर्नर्स जो होते हैं, जब हम भी पढ़ते थे तो हम कहते थे जी बहुत मुश्किल है डाटा स्ट्रक्चर, बहुत मुश्किल है डाटा स्ट्रक्चर। तो वो मुश्किल उस सूरत में लगती थी कि हमारे टीचर जो थे ना, वो हमें थोड़ा सा पढ़ाते थे और उसके बाद लंबा चौड़ा कोड दे देते थे और या कोड दिखा देते थे और हम समझते थे जी कि ये तो कोडिंग तो हमें ऑलरेडी नहीं आ रही होती थी। तो हम जब इसे कोडिंग के साथ रिलेट कर लेते थे ना, तो ये मुश्किल हो जाता था, क्योंकि कोडिंग हर सीएस का स्टूडेंट जो है ना वो नहीं करता। और ये बहुत बुरी बात है, अगर एक कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट कोडिंग नहीं करता तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई अच्छा करता है वो। लेकिन अब चूंकि काफ़ी सारे फील्ड ऐसे हैं, आप नेटवर्किंग में जा सकते हैं और भी कुछ इस तरह की राहें खुल गई हैं कि कंप्यूटर साइंस पढ़ के भी और बगैर प्रोग्रामर बने भी आप कुछ ना कुछ बन सकते हैं। बहरहाल, तो डाटा स्ट्रक्चर को पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के एतबार से, अगर कोई स्टूडेंट जिसने लास्ट टाइम ये पेपर दिया हो, और यकीनन मुश्तबा ने, मुझे याद है, कहा था, एक दो स्टूडेंट और भी थे, उनको डाटा स्ट्रक्चर के हवाले से कोई क्वेश्चन याद है तो वो ज़रूर शेयर करें, ताकि मैं अपनी बात को मुकम्मल कर सकूं। अब वहाँ पर जो क्वेश्चन आना है ना जी, वो किस तरह का आना है। डाटा स्ट्रक्चर आपके पास दो किस्म के होते हैं जी, ठीक है। एक हमारे पास लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं और कुछ हमारे पास नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये पता होनी चाहिए, डाटा स्ट्रक्चर की दो इकसाम हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लिस्ट, क्यू, स्टैक और एरे जो है ना, ये आपके पास लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आते हैं। और इसके अलावा जो डाटा स्ट्रक्चर के नाम आपने सुने हैं, ट्री है, बाइनरी सर्च ट्री है और जो ग्राफ है, ये हमारे पास जो है ना वो नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में था। मुस्तफा साहब, अगर आपको कुछ आइडिया है, ज्यादा पेपर का पोर्शन जो था वो सुना है कि डाटा स्ट्रक्चर में से था, अगर कोई थोड़ा सा भी रफली सा क्वेश्चन याद है तो आप मुझे अगर उसके बारे में बता दें तो ठीक है, कोई आइडिया दें। बीएसटी में से आया था, बस अब मुझे समझ आ गया, ठीक है। अब ना बच्चे याद रखें कि ये जो हमने डाटा स्ट्रक्चर यानी कोड लिखने के लिए तो नहीं आया, लिखे हुए कोड के बारे में तो कोई क्वेश्चन नहीं आया, कॉन्सेप्ट्स के बारे में आया। बेसिकली डाटा स्ट्रक्चर है क्या? डाटा को एक मखसूस स्ट्रक्चर के साथ महफूज करना, रिट्रीव करना, अपडेट करना, डिलीट करना, ये चार चीजें एक स्ट्रक्चर्ड वे में कलेक्शन ऑफ डाटा पर परफॉर्म करना, ये डाटा स्ट्रक्चर के अंदर आपने सीखना होता है, ठीक है। और अब आप देखें, ये लिस्ट है, क्यू है, स्टैक है और एरे है, ये क्या है? ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। और लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर जिसके अंदर डाटा को स्टोर करते वक्त आप किसी अरेंजमेंट या सीक्वेंस को मद्देनजर रखते हैं, तो ऐसे तमाम डाटा स्ट्रक्चर्स जो हैं ये लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। हमें पता है एरे के तमाम एलिमेंट्स जो होते हैं ना, ये कंसेक्टिव पड़े होते हैं। हमें पता है कि स्टैक के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर जुड़े होते हैं। हमें पता है कि क्यू के तमाम एलिमेंट्स एक साइड से इंसर्ट होते हैं और दूसरी साइड से जो है ना हम उनको रिट्रीव करते हैं या पॉप करते हैं। और लिस्ट के जो एलिमेंट्स होते हैं, इनको तो वैसे ही हम जानते हैं कि लिस्ट के एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। अगर लिंक्ड लिस्ट है तो हर एलिमेंट के पास उससे अगले एलिमेंट का एड्रेस मौजूद होता है या रेफरेंस मौजूद होता है। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर तमाम जो एलिमेंट्स हैं, तमाम जो डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स हैं, उनके अंदर एक सीक्वेंस या एक अरेंजमेंट मौजूद है। लिहाजा ऐसे तमाम डाटा स्ट्रक्चर्स जो हैं ये लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स में कोई सीक्वेंस नहीं होता, ठीक है, कि वो एलिमेंट्स किस तरतीब के साथ स्टोर करेंगे। एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट तक जाने के मुख्तलिफ पाथ हो सकते हैं। याद करें ट्री को, आप इस रास्ते से भी जा सकते हैं, आप उस रास्ते से भी जा सकते हैं। ग्राफ की मिसाल ले लें, बाइनरी, इन तमाम डाटा स्ट्रक्चर की ना जी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं।
तीन चीजें आपको जो है ना वो इसके बारे में समझनी होती हैं किसी भी एक डाटा स्ट्रक्चर के बारे में। नंबर एवीएल ट्री हम पढ़ेंगे जी ये सारे इंशाल्लाह। आपको मैं एक तोहफा दे के जाऊंगा इस लेक्चर के एंड में, अगर आपने उस तोहफे को कबूल कर लिया ठीक है ना। तो अब हमने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से या टेस्ट के हवाले से हमने सीखना क्या है। हमने इन तमाम डाटा स्ट्रक्चर जो हैं उनके अंदर उन्हीं चार बातों को सीखना है जी कि स्टैक में डाटा इनपुट कैसे होता है, स्टैक में से डाटा डिलीट कैसे होता है, स्टैक में से डाटा एक्सेस कैसे होता है। ये चीज़ हमने सीखनी है और ये हमें पता होना चाहिए स्टैक के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशंस जो हैं वो क्या हैं। यानी हमें उनके ऑपरेशंस के नाम का पता होना चाहिए, हमें कौन कौन से ऑपरेशन और इनकी जो मेमोरी के अंदर रिप्रेजेंटेशन है, यानी तीन बातें हमें हर डाटा स्ट्रक्चर के बारे में याद करनी है। नंबर वन, उनकी मेमोरी रिप्रेजेंटेशन क्या है। नंबर टू, उस डीएस के जो ऑपरेशंस हैं वो हमारे पास क्या है, ठीक हो गया। और नंबर तीन हम देखेंगे कि उनकी जो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या है। ये तीन बातें आपने हर डाटा स्ट्रक्चर के बारे में करनी है जी। और मैंने इन तमाम जो मैं वीडियोस की एक पूरी लिस्ट आपके साथ शेयर करूंगा जो आपने कल हर सूरत में देख लेनी है जी, ठीक है ना जी। इंशाल्लाह अगर आप वो सारी वीडियोस देख लेंगे, वो 2-2.5 घंटे की कुल बनेगी। कल चूंकि हमारा सेशन भी नहीं है, यहाँ 9 से 11 बैठते हैं आप मेरे साथ, तो अगर आप उसी 9 से 11 में भी वो वीडियो चला के देख लेंगे ना, तो आपका डाटा स्ट्रक्चर के हवाले से कोई भी इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट वीक नहीं रहेगा। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन की बात मैं बिल्कुल नहीं यहाँ पे करने वाला, ना हमारे रिलेटेड है वो। जब आप इसको इम्प्लीमेंटेशन के साथ सीखना चाहते हैं ना, तो फिर ना ये एक आध सेशन में पढ़ाई जा सकती है। मैं एक फॉरेनर स्टूडेंट को डाटा स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो एक दिन एक हफ्ते में मैं उसे 5 लेक्चर देता हूँ और हमारे 10 से ज्यादा 1.5-1.5 घंटे के लेसन हो चुके हैं। अभी हमारी लिंक्ड लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन मुकम्मल नहीं हुई, यानी उसको मैं कोई थ्योरी नहीं पढ़ा रहा, उसको सिर्फ कोडिंग करवा रहा हूँ जावा के जरिए। पहले मैंने उसे जावा पढ़ाई है और अब जावा के अंदर मैं सारे डाटा स्ट्रक्चर के इंसर्ट का फंक्शन कैसे लिखना है, पुश का फंक्शन कैसे लिखना है, ठीक है जी, पॉप का फंक्शन कैसे लिखना है, ये सारी चीजें। तो वो है इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। अगर आपको कॉन्सेप्ट का पता होगा ना जी, फिर आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट का नहीं पता तो आप इम्प्लीमेंटेशन कर ही नहीं सकते। कोड लिखना डाटा स्ट्रक्चर में कोई भी मसला नहीं है, ये मैं कह रहा हूं आपको। और शायद आपको सारी जिंदगी कोड लिखना भी ना पड़े डाटा स्ट्रक्चर का, ठीक है। क्योंकि ये डाटा स्ट्रक्चर टाइप की जो प्रोग्रामिंग है ये बहुत ही एडवांस लेवल की, जो जब आप प्रोग्राम आपने वेब प्रोग्रामिंग, बिजनेस प्रोग्रामिंग और इसी में ही आपका कैरियर बन जाता है उस लेवल पे, यानी वो बहुत एडवांस लेवल पे कि आपने किसी आईसी का कोड लिखना है, किसी मशीन का ऑपरेटिंग सिस्टम लिखना है, उस पार्ट में जब आप जाएंगे तो फिर ये लाजमी हो जाता है जी, ठीक है जी। तो हमने हर डेटा स्ट्रक्चर को इस कॉन्टेक्स्ट में हमने डिस्कस करना है। बात की समझ आ गई ना आपको कि हमने इस कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करना है। ये बात जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है ये सिर्फ तमहीद बनाने के लिए थी। डाटा स्ट्रक्चर जो होते हैं जी, कंप्यूटर में डाटा को ऑर्गेनाइज तरीके से हम स्टोर करते हैं। दुनिया में कोई भी चीज़ अगर ऑर्गेनाइज्ड वे में पड़ी होगी तो उसको उसका फ़ायदा क्या होगा, उससे हमें जब रिजल्ट मिलेंगे तो वो रिजल्ट तेज तरीन होंगे, एफिशिएंट होंगे। हमारे प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है वो फास्टर हो जाएगी, हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनकी जो यूटिलाइजेशन है वो फास्टर हो जाएगी। ज़रा देखो तो सही, हमने आखिरी टाइम क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, किसी भी प्रोग्राम को रन करने में टोटल टाइम कितना लगता है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, किसी भी प्रोग्राम को डाटा को स्टोर करने में कितना कितनी देर लगती है या कितनी सॉरी स्पेस चाहिए। तो एक ही मैं मिसाल देता हूँ, आपने आपके घर में एक टेबल है, टेबल खाने वाला टेबल सबने देखा है। अगर मैं आपसे कहूं कि टेबल के ऊपर आपने 500 प्लेट रखनी है तो क्या ये पॉसिबल है या नहीं है? 500 प्लेट एक टेबल पे रखी जा सकती है या नहीं? हाँ जी, जी रखी जा सकती है। एक घर के टेबल पे 500 प्लेट कैसे रखी जाएगी?
अगर आप एक एक प्लेट करके रखें तो क्या रखी जाएगी जी? हाँ जी बताएं। नहीं रखी जाएगी मुस्तफा साहब। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक वे सोचना पड़ेगा। अगर हम उसको स्टैक की सूरत में रखेंगे एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर, समझ आ रही है ना? तो इसका मतलब क्या है कि आप जब किसी चीज को ऑर्गेनाइज्ड कर देते हैं तो उससे आपको स्पेस की और रिसोर्सेज की भी यूजेज आपकी बेहतर हो जाती है, और आपकी एक्सेस उसके उस तक उसको मैनिपुलेट करना, इनपुट करना, आउटपुट करना, प्रोसेस करना, वो भी आपका फास्टर हो जाता है। तो ये सारे जो डेटा स्ट्रक्चर है ना जी, ये सारे डिफरेंट अरेंजमेंट है, मुख्तलिफ साइंसदानों ने, कंप्यूटर साइंटिस्ट ने बनाया कि यार इस तरह करके रख लें, इस तरह करके रख लें, इस तरह करके रख लें। अगर हम डाटा को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे इसका ये फायदा होगा, डाटा को अगर हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके रखेंगे इसका ये फायदा होगा। हर डाटा स्ट्रक्चर के सर्टन बेनिफिट्स हैं, सर्टन डिसएडवांटेजेस हैं, उसकी अपनी एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है और अपनी सूटेबिलिटी है। कुछ सिनेरियो ऐसे होते हैं कि वहां पर आपका स्टैक बेहतरीन सोल्यूशन है, कुछ सिनेरियो ऐसे हैं कि जहां पे स्टैक के जरिए आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ सिनेरियो ऐसे हैं जहां पे लिंक लिस्ट आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा। वो समझ आ रही है ना बात की? तो सिलेक्टिंग ए डेटा स्ट्रक्चर, जब आपको सारे डेटा स्ट्रक्चर्स का पता होगा तब ही आप जो है वो उसमें से अपने सिनेरियो के मुताबिक बेहतरीन डेटा स्ट्रक्चर को सेलेक्ट कर सकते हैं। किस लिए? कि आपके जो जो रिसोर्सेज हैं वो भी बेहतर तरीके से यूटिलाइज हो सकें और आपकी जो एग्जीक्यूशन है ये भी अच्छे तरीके से हो सके। ये तकरीर है डाटा स्ट्रक्चर के हवाले से, ठीक है ना? यानी मैं ये चाह रहा हूं कि आप इस बात को और इस खौफ को अपने दिमाग से उतारें कि ये मुश्किल चीज है। हम किसी भी सब्जेक्ट, मेरा ये तरीकाकार है जी, मैं उस वक्त तक बच्चों को नहीं पढ़ाता जब तक मैं उसकी फिलॉसफी ना समझा रहा। आपको जब उस तक उसकी फिलॉसफी का ही नहीं पता चलेगा तो आप किस तरह उस चीज को समझेंगे कि एक्चुअली है क्या? तो इसकी फिलॉसफी हमारे पास क्या है? हर डाटा स्ट्रक्चर के अपनी कॉस्ट एंड बेनिफिट है। अब कॉस्ट क्या है कि पैसे देने पड़ते हैं? नहीं, कॉस्ट होती है किसी भी कंप्यूटर स्ट्रक्चर की या प्रोग्राम की टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के हवाले से, ठीक है ना? कितनी वो टाइम लेता है, कितनी वो स्पेस लेता है, और किस तरह से हम अपने टाइम और स्पेस को बेहतर तरीके से बना सकते हैं। जब हम हर डाटा स्ट्रक्चर के बारे में उसको जान लेंगे कि इस तरह रखने में ये फायदा है, इस तरह रखने में ये फायदा है। आप 500 प्लेट जो है ना वो रख लेते हैं एक दूसरे के ऊपर, अब आपने नीचे से 10वीं प्लेट निकालनी है, आसान है या मुश्किल है? ठीक है ना? ओके जी, बहरहाल जी आगे आ जाते हैं जी फिर। जी जी, डाटा स्ट्रक्चर आप हर सूरत में अदनान साहब यूज कर रहे होते हैं। कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं है जिसमें आप डाटा स्ट्रक्चर को यूज नहीं करते। लेकिन हम डाटा स्ट्रक्चर, बने बनाए डेटा स्ट्रक्चर हमें मिल जाते हैं, जावा में क्लासेस मिल जाती हैं, लिंक लिस्ट की क्लास भी बनी हुई है, एरे लिस्ट की क्लास भी बनी हुई है। तो हम उन क्लासेस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑपरेशन भी पहले लिखे होते हैं, तो हम उन्हीं को यूज कर लेते हैं, इसलिए हमें इतना तरद्दुद नहीं करना पड़ता, ठीक है ना जी? वरना कोई भी बड़ा प्रोग्राम और अच्छा प्रोग्राम ऐसा नहीं है कि जिसमें आपको डाटा स्ट्रक्चर की जरूरत ना पड़े या आप यूज ना करते, ठीक है ना जी? यूज हम कर रहे होते हैं लेकिन अनकॉन्शियसली हम यूज कर रहे होते हैं, हमें पता भी नहीं होता कि हम डाटा स्ट्रक्चर को यूज कर रहे हैं। क्लियर हो गया जी ये बात? तीन चीजें एसोसिएट करती हैं जी डाटा स्ट्रक्चर के साथ जो मैं पहले बता चुका हूँ। स्पेस कितनी चाहिए उसको स्टोर करने के लिए, टाइम कितना चाहिए बेसिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें कोड कितना लिखना पड़ता है। कोड तो मेरे ख्याल में आजकल लिखना ही नहीं पड़ता। जिस डाटा स्ट्रक्चर को आप जाएं समझ, मैं समझ गया जी कि लिंक लिस्ट ये है, और आप लिखें लिंक्ड लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है जी। और आगे लिखें जी कौन सी लैंग्वेज की चाहिए जी, मुझे पाइथन में लिंक लिस्ट का कोड चाहिए। तो ये जी सारा लिंक लिस्ट का कोड पाइथन में लिखा हुआ आपको मिल गया जी। ये लिंक लिस्ट के ऊपर जितने ऑपरेशन आप परफॉर्म करते हैं ये सारा लिखा हुआ कोड आपको पता है। आपके किस काम का, अगर आपको लिंक लिस्ट के वर्किंग का ही नहीं पता कि लिंक लिस्ट काम कैसे करती है, आप उस फंक्शन को कैसे रीड कर सकते हैं अगर आपकी उसको विजुअलाइजेशन का ही नहीं पता, ठीक है ना? तो इसलिए इम्प्लीमेंटेशन डजेंट मैटर।
जब तक आप उस वक्त तक इम्प्लीमेंटेशन कर ही नहीं सकते जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं होगा। यहाँ तक बात की समझ आ गई है या नहीं? ठीक है जी। तो ये लीनियर और नॉन लीनियर जो है इनमें कुछ फर्क है जी। ये टेबल आपको हेल्प आउट कर देगा कि आप इसमें किस तरह से फर्क कर सकते हैं। सबसे पहला बुनियादी और आसान जो डेटा स्ट्रक्चर है वो अरेज है। अरेज की खूबियां क्या क्या हैं जी? अरेज जो है ये हमारे पास, आपने हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये पढ़ा होगा कि जी कंसेक्टिव लोकेशन में हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें ये स्टैटिक नेचर की डाटा स्ट्रक्चर है। इसका जो साइज हम डिफाइन कर देते हैं वो साइज बाद में इंक्रीज नहीं हो सकता। एरे के जो एलिमेंट्स होते हैं उसको इंडेक्स के जरिए हम एक्सेस करते हैं, और उसका जो बुनियादी इंडेक्स होता है, जो स्टार्टिंग इंडेक्स होता है, वो 0 से स्टार्ट होता है। ये बातें एरेज के बारे में है। ठीक है। ये यही बातें हैं जी एरे के बारे में। इंडेक्स 0 से शुरू होता है, कंटीजियस मेमोरी लोकेशन पे ये पड़ी होती है। एरे के मुकाबले में एक और डेटा स्ट्रक्चर है। बस एरे के बारे में तो इतना की है ना, एरे का साइज होता है। ठीक है जी, डेफिनेट साइज होता है, चेंज नहीं होता। अब आप देखें एरे आपने 6 की बनाई और आपने उसमें 6 एलिमेंट ही डाल सकते हैं, 6 से ज्यादा आप नहीं डाल सकते। एक डाटा स्ट्रक्चर है उसके मुकाबले में लिस्ट। ठीक है। लिस्ट एक ऐसी डाटा स्ट्रक्चर है जो कि ऐसी डाटा स्ट्रक्चर है जो जेनेरिक है। हम आम जिंदगी में शॉपिंग लिस्ट, ग्रॉसरी लिस्ट, लिस्ट ऑफ पीपल बहुत सारी बनाते हैं। जो इसके फायदा है वो क्या? अब आपने जो चीजें लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर के हवाले से याद करनी है। नंबर 1 तो लिस्ट का फायदा ये है कि लिस्ट का जो साइज होता है ना वो मेंशन नहीं होता, ये डायनामिक नेचर की होती है। आप एक लिस्ट क्रिएट करते हैं और जब चाहें उस लिस्ट के अंदर आप नई वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे इंसर्ट करते चले जाएंगे वैसे वैसे वो लिस्ट जो है वो बढ़ती चली जाएगी। अगर आपने एक लिस्ट क्रिएट की है उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो अब आपने जो चीज याद रखनी है ना पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, नंबर 1 आपने ये याद करना है लिस्ट में डायनामिक साइज होता है इसका। हम इसमें कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं? लिस्ट को क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है जी। जब आप लिस्ट को क्रिएट करेंगे तो ये खाली लिस्ट बन जाएगी। लिस्ट को क्लियर किया जा सकता है कि यानी ऐसा फंक्शन जिसके जरिए लिस्ट के अंदर मौजूद तमाम एलिमेंट्स को खत्म किया जा सके। एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट में कॉपी किया जा सकता है। लिस्ट के अंदर हम कोई भी एलिमेंट दाखिल कर सकते हैं। दो तरीकों से दाखिल कर सकते हैं। अगर हम एलिमेंट को दाखिल करेंगे तो वो खुद ब खुद आखिर पे जाके ऐड हो जाएगा। पहले 3 एलिमेंट हैं तो उसके बाद चौथा एलिमेंट जाके ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर पोजीशन पर भी ऐड करना चाहते हैं तो आप उसको ऐड कर सकते हैं, ये आपके पास है। आप किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पर मौजूद लिस्ट में से एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। एरे में हम रिमूव नहीं कर सकते। एरे में आप सिर्फ कंटेंट डिलीट कर सकते हैं। आप उसके साइज को, यानी आपके पास पहले लिस्ट थी 5 की, आपने एक डिलीट कर दिया तो अब आपकी लिस्ट कितने की रहेगी? 4 की। एरे में से अगर आप रिमूव भी कर देंगे तो आपके पास वो 6 की 6 ही रहेंगी, अगर 6 हैं तो। अगर आप गेट करते हैं तो इससे जो पोजीशन आप बताएंगे वहां पर मौजूद जो भी आपका जो आपका डेटा होगा वो आपको मिल जाएगा जी। अपडेट करने से एक जिस जो इंडेक्स आप बताएंगे उस इंडेक्स के अंदर मौजूद वैल्यू अपडेट हो जाएगी। यानी चौथी वैल्यू आपकी 15 है, अब आपने 13 करके 4 लिख दिया तो वो चौथी जगह पे जाएगा और वैल्यू 13 कर देगा। आप लिस्ट में से किसी मखसूस एलिमेंट को फाइंड कर सकते हैं और आप लिस्ट की लेंथ को भी मालूम कर सकते हैं। ये मखसूस किस्म के ऑपरेशंस हैं। लिस्ट के साथ जो पॉइंटर्स एसोसिएट होते हैं जी, मसलन एक स्टार्ट का फंक्शन है जो आपके पॉइंटर को लिस्ट के शुरू में ले जाएगा। आपके पास टेल का फंक्शन है जो आपके पॉइंटर को लिस्ट के एंड पे ले जाएगा। आपके पास नेक्स्ट का पॉइंट है जो कि आपकी लिस्ट को आगे मूव करेगा, एक एक एलिमेंट आगे लेता जाएगा। और एक बैक का है जिसके जरिए आप अपनी लिस्ट में बैक मूव कर सकते हैं। यहां तक बात की समझ आई है या नहीं आई जी? ये आप जी अब देखें जी, अगर हम लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो ये आपको क्या शो कर रहा है कि लिस्ट में जैसे ही आप एक लिस्ट जो होती है उसका एक नाम होगा और उसके बाद उस लिस्ट के अंदर जो है उसका एक साइज का वेरिएबल होगा। जैसे ही आप एलिमेंट ऐड किया करेंगे उसका साइज अपडेट हो जाया करेगा।
और उसके बाद उसके अंदर एक करंट का पॉइंटर होगा जो ये बताएगा कि इस वक्त आप किस पोजीशन पर मौजूद हैं। ठीक है ना, इस तरह आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, चाहे जावा में करें या जहां मर्जी करें। अब आप देखें जी ऐड का मेथड इसमें क्या है। एक तो ऐड है 9, आपने कहा 9 ऐड कर दो, तो अब इसका मतलब क्या है, जहां पर आपकी करंट पोजीशन होगी, आपकी करंट पोजीशन 3 थी, तो इसका मतलब है 9 जो है वो 3 पोजीशन पे ऐड हो जाएगा। तो अब आप देखें ये लिस्ट आपके पास पहले थी, ठीक है, आपका करंट पोजीशन पॉइंटर जो 3 पे था, आपने 9 को ऐड किया, अब आपकी लिस्ट बन जाएगी जी 2, 6, 8, 9, 7 और 1, और साथ ही आपका साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब आप देखें कि ये कोड अगर आपने लिखना हो तो आप ये कोड अब जाके लिख सकते हैं। आपको पता है, आप एक प्रोग्राम लिखोगे जिसके अंदर जो है ना वो आप चाहे क्लासेस के अब चूंकि अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आती है तो आप क्लासेस के जरिए लिख सकते हैं। आप एक क्लास लिखोगे जिसके अंदर जो है ना वो आप ये बनाओगे, एक करंट का वेरिएबल बनाओगे, एक पोजीशन का वेरिएबल बनाओगे और एक एरे आप डिक्लेयर कर दोगे, ठीक है, या आप उसको जो है वो एक एलिमेंट की क्लास बना लोगे और एक लिस्ट की क्लास बना लोगे, और हर एलिमेंट को एज अ ऑब्जेक्ट जो है वो आप उसमें डालते जाओगे इंटीजर ऑब्जेक्ट के तौर पे। अब जैसे ही आप ऐड का फंक्शन कॉल किया करोगे, आप क्या करोगे इम्प्लीमेंटेशन में, स्टेप क्या होंगे, आप इम्प्लीमेंटेशन में उस स्टेप को ऐड कर दोगे, साइज के अंदर 1 का इजाफा कर दोगे और करंट पोजीशन को भी चेंज करके अब आप अपनी करंट पोजीशन को 4 कर दोगे। जब भी आप ऐड फंक्शन का आप कोड लिखोगे तो आपने ये देख लिए कि ये 3 स्टेप हैं, तो इन 3 स्टेप के लिए आपने ये वाली लाइन ऑफ कोड लिखना है, लेकिन ये सिर्फ एज अ स्टूडेंट ही आपको लिखने पड़ते हैं, ये मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ। जब आप एज अ प्रोफेशनल जाएंगे आपको जरूरत ही नहीं पड़नी इसकी। क्यों जरूरत नहीं पड़नी, जरा उसकी झलक देख लें जी एक, ठीक है जी, जरूरत इसकी क्यों नहीं पड़नी। ऑनलाइन जीडीबी है जी ये, ठीक है, और ये मैं खोल रहा हूँ W3 स्कूल्स और उसके बाद पाइथन, ठीक है, ऑनलाइन जीडीबी कंपाइलर के अंदर मैं W3 पाइथन ट्यूटोरियल में गया, बल्कि ये ओपन होता है ना जी, तो आप देखें अगर आप लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर को यूज करना चाहते हैं और आप जावा में प्रोग्राम बना रहे हैं, आपको एक लिस्ट चाहिए, तो आप देखोगे कि जावा के अंदर पहले ही लिस्ट के नाम का डेटा स्ट्रक्चर मौजूद है, ठीक है। ये मैंने जावा पे क्लिक कर दिया है बजाय पाइथन पे, ताकि मैं आपको जावा की एग्जांपल दे सकूं। पाइथन हो सकता है आप लोगों के लिए नई हो, लेकिन क्या आसान लैंग्वेज है, और हमें पागल बनाया हुआ है C++ पढ़ा के, ठीक है। जावा एरे लिस्ट, इसमें जो लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर है वो एरे लिस्ट के नाम से, ठीक हो गया। ये मैंने जावा एरे लिस्ट में लिखा जी। तो अब आप देखें जी, आपने ये वाला जो सॉरी क्लास है इसको इंपोर्ट करना है, और उसके बाद आप जाने और आपकी क्लास जाने, ये देखेंगे ये मैंने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पर मैंने पेस्ट किया जी। एरे लिस्ट आप डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद जी आप देखें कि अगर आपने स्ट्रिंग लिस्ट बनानी है तो आप ये वो जेनेरिक वाली बात ज़हन में रखिएगा जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा के आए। जो एरे लिस्ट की क्लास है जावा के अंदर, वो टेम्पलेट क्लास के तौर पे डिफाइन की गई है, ठीक है जी। आपने अगर स्ट्रिंग टाइप की एरे लिस्ट बनानी है तो आप यहाँ स्ट्रिंग लिख दें, आपने इंटीजर टाइप की एरे लिस्ट बनानी है आप यहाँ इंटीजर लिख दें। हमने स्ट्रिंग की बनाई और ये एरे लिस्ट हमारे पास आ गई जी, ठीक है, ये क्रिएट हो गई। मैंने सिस आउट कार में जाके यहाँ पर मैंने गया, तो मुझे पता है कि इसका एक फंक्शन है लेंथ का, ठीक हो गया। अब मैं रन करता हूँ तो आप देखिएगा जी मुझे क्या आंसर मिलता है जी। लेंथ नाम का फंक्शन इसका मौजूद नहीं है। मैं यहाँ जाता हूँ जावास्क्रिप्ट में और यहाँ से देखता हूँ किसी आइटम को एक्सेस करना, और साइज कैसे फाइंड करना है जी, साइज का फंक्शन, ठीक है, लेंथ का नहीं है। मुझे पता है लेंथ का फंक्शन होगा, लेकिन मैं इसके अंदर मेरे पास इसका नाम साइज है। तो आप जरा यहाँ पे देखेंगे तो आपको ना 0 प्रिंट हुआ नजर आएगा पहले,
जब आपने लिस्ट को क्रिएट किया तो उसका साइज 0 था। उसके बाद आपने ऐड फंक्शन के जरिए 4 ऑब्जेक्ट्स को ऐड किया। तो आप देखें जी, पहले वॉल्वो ऐड हो गया, फिर BMW ऐड हो गया, फिर फोर्ड हो गया, फिर मजदा हो गया, और उसके बाद आपने इस लिस्ट को प्रिंट किया, सिंपल लिस्ट का नाम लिखा, तो आपके पास ये लिस्ट जो है ना वो आ गई। अब आपने क्या करना है, ये आप लिस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं ना जी, आपको लिस्ट की क्लास और उसके तमाम जो फंक्शंस हैं वो आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। आपने सिर्फ उन फंक्शंस को सिर्फ और सिर्फ देखना है। हमने सॉर्टिंग एरे की कितने बड़े कोड पढ़ा था, ये देखें जी, सॉर्ट करना हो अगर आपने एक एरे लिस्ट को, तो सिंपल आप एक फंक्शन कॉल करेंगे, कलेक्शन डॉट सॉर्ट और कार, और ये एरे लिस्ट जो है ये सॉर्ट हो जाएगी जी। देखिएगा जी जरा, यहाँ ये आ गया। कलेक्शन को चलाने के लिए मुझे कलेक्शन को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये मैंने कलेक्शन को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। ठीक है जी, अब आप इसको करें रन, और ये आपके पास आ गया जी। पहले थे जी वॉल्वो, BMW, फोर्ड और मजदा। उसके बाद मजदा आपने इसको सॉर्ट कर दिया एक फंक्शन को कॉल करके। ठीक है, और अब आप देखें ये उसको आपने 1 बाय 1 लूप की तरह लूप चला के आपने इसको प्रिंट कर लिया। और ये नया स्टाइल है, ये आपने देखा होगा, इसे फॉर ईच स्टेटमेंट कहते हैं जावा के अंदर। कि आपने कहा फॉर करो आई को, जिस तरह इंट आई करते होते थे, कॉलन लिख के आगे आप जो है ना कोई भी कलेक्शन ऑब्जेक्ट लिख दो, चाहे एरे है, लिंक लिस्ट है, कोई भी डेटा स्ट्रक्चर है, कलेक्शन ऑब्जेक्ट है, उसका नाम लिख दे। ना जीरो लिखने की जरूरत, ना एंड लिखने की जरूरत। ये खुद ब खुद पहले ऑब्जेक्ट से शुरू करेगा और आखिरी ऑब्जेक्ट तक हर ऑब्जेक्ट को आई सॉरी आई में डालेगा, और उसके बाद उस आई को जो है वो यहाँ पर प्रिंट करता चला जाएगा। इस तरह अब आप देखें, कोई कोड मुझे नहीं लिखना पड़ा, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट है, मैंने ये सारा कोड पहले पढ़ा हुआ है, पढ़ाया हुआ है। तो मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको डाटा स्ट्रक्चर के बारे में थ्योरी, फिलॉसफी और कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। इम्प्लीमेंटेशन इंशाल्लाह जिंदगी में कभी आपको प्रॉब्लम नहीं करेगी। ठीक है ना, ये मेरा आर्गुमेंट है।